हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका नव केमिस्ट्री क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर आपका विलियन चैप्टर का। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है ना, विलय, विलायक, तनु, सांद्र, संतृप्त, अतिसंतृप्त, असंतृप्त, अन्य गुणनफल, विलेयता गुणनफल और विलियन के प्रकार, वो 9 प्रकार के थे। आपको अच्छे से आ गया होगा, आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। ठीक है भाई, आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो बेसिकली अपन 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। अपन ने 11th में जो मोल संकल्पना पढ़ा है ना, बस वही वाला क्वेश्चन आज चलेगा। इसलिए जिसकी 11th अच्छे से क्लियर है, जिसको मोल अच्छे से आता है, ठीक है ना, वही उसका तो रिवीजन एक तरीके से है कि नहीं। और अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं पढ़ा है आपने, हो सकता है कि भाई गलती से चैप्टर रह गया हो, ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सांद्रता, ठीक है ना, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? सांद्रता। निश्चित ताप पर वही टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर अगर आपने बदल दिया तो वही कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। ठीक है ना, चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे निश्चित ताप लेके चल रहे हैं। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की आपेक्षिक मात्रा। ठीक है भाई, यानी अगर आपने विलायक, आपेक्षिक मात्रा का मतलब ये है कि विलायक के कंपैरिजन में विलय कितना है। यानी कि अगर आपने विलायक ग्राम में लिया है तो विलय भी ग्राम में लेना है, विलायक आपने ml में लिया है तो विलय भी आपको ml में लेना है। और ऐसा भी हो सकता है कि विलायक आपने क्या ml में ले रखा है, लेकिन अपन जो विलय है वो ग्राम में लेंगे। ठीक है ना, तो उनको कंपेयर करेंगे आपस के अंदर में। ठीक है, तो जो कंसेंट्रेशन होती है, जो सांद्रता जो होती है, ठीक है ना, उसको अपन 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 तरीकों से। ठीक है ना, एक होता है भार भार मात्रक। क्या होता है? भार भार मात्रक। ठीक है भाई, एक होता है आयतन आयतन मात्रक, आयतन आयतन मात्रक। ठीक है, और एक होता है भार आयतन मात्रक। तीसरा कौन सा होता है? भार आयतन मात्रक। ठीक है भाई, ये 3 कैटेगरी में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सांद्रता को। ठीक है ना, अब देखिए जैसे मैं आपको बोलता हूं 20% W अपॉन कैपिटल W। आगे बात समझ में, तो देखो साफ समझ में है। परसेंटेज हमेशा किस में होता है? 100 में होता है। परसेंटेज हमेशा किस में होता है? 100 में होता है। तो स्मॉल w, यानी अपन के पास हमें मालूम चल गया कि जो विलय है स्मॉल w जो है वो कितना है? 20 ग्राम। शेष जो बच गया है वो क्या हो जाएगा आपका? विलायक कैपिटल W, दैट इज 80 ग्राम। तो कुल मिला के जो विलियन है, दोनों को मिला के कितना हो गया? स्मॉल w प्लस कैपिटल W कितना हो गया? 100 ग्राम। यानी अगर आपने कोई 20 ग्राम कोई विलय है, 80 ग्राम विलायक में घोल दिया है, तो भैया टोटल कितना बन जाएगा आपका? 100 ग्राम विलियन। बात ठीक है ना? आइए जैसे मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे 25% स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो विलय है यानी स्मॉल b जो है वो अपना कितना है? 25 ml ले लो। अगर आपने लीटर लिया तो उसको लीटर में लेना पड़ेगा। 25 ml है, तो जो हमारा विलायक है कैपिटल B जो है वो कितना हो जाएगा? 75 ml। और टोटल अगर मैं बात करूंगा विलियन की, तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल b प्लस कैपिटल B इक्वल से कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा। है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। 25 ml लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए। 25 ml आप अल्कोहल लीजिए। ठीक है भाई, आप तो खैर क्या लेंगे? अल्कोहल। लेकिन मान लीजिए कि 25 ml अल्कोहल लिया जाता है और 75 ml पानी में घोल दिया जाए, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा? 100 ml मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात सही है ना? ठीक है भाई, तो ये होता है 25% स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। अगला होता है भार आयतन मात्रक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 20% W अपॉन B। क्या लिखा मैंने? 20% W अपॉन B। तो यहां पर तो होगा विलय, ठीक है ना, स्मॉल w कितना? 20 ग्राम। कितना होगा? 20 ग्राम। लेकिन यहां पर हमें ये विलियन लेना है, ठीक है ना, यहां पर ये विलियन आता है। इस वाली भार आयतन मात्रा के अंदर में ये विलियन होता है, वो कितना होता है? 1 लीटर। ठीक है ना, तो ये परसेंट है, तो परसेंट का मतलब कितना आ जाएगा? 100 लीटर। आगे बात समझ में, यानी 100 लीटर विलियन के अंदर में जो विलय है वो कितना मिला हुआ है? 20 ग्राम मिला हुआ है। ठीक है भाई, तो इनकी इकाइयां हैं। तो जो भार भार वाला जो मात्रक है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? मोललता। क्या पढ़ते हैं? मोललता। इसे अपन स्मॉल m बोलते हैं। ये कौन सा m है? ये आपका कौन सा m है? स्मॉल m है, ध्यान रखिएगा। और जो इसमें है उसमें अपन 3 इकाइयां पढ़ते हैं। कौन कौन सी? मोलरता यानी कैपिटल M, दूसरा
नॉर्मलता यानी कैपिटल N, और तीसरा आपका होता है फॉर्मलता। कौन सा होता है? फॉर्मलता, कैपिटल है। यहाँ पे मोलरता है, ऐसे एक होता है भार प्रतिशत। क्या होता है? भार प्रतिशत। और ऐसे एक होता है आपका मोल भिन्न। क्या होता है आपका? मोल भिन्न। तो हमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? एकदम सिंपल है। सांद्रता को अपन 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी सांद्रता को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी सांद्रता को ही रिप्रेजेंट करता है, और ये भी सांद्रता को ही रिप्रेजेंट करता है। बात ठीक है ना? चलिए सर बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम किससे? मोलरता से। ठीक है, सारा कुछ 11th का पार्ट है, बिल्कुल सिंपल। आइए देखिए, अपन बात कर रहे हैं मोलरता की। दिस इज मोलैरिटी, दिस इज मोलैरिटी है। इसको अपन बोलते हैं कैपिटल M। क्या बोलते हैं? कैपिटल M बोलते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? डेफिनेशन क्या हो जाती है? 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय पदार्थ, घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की संख्या, के ग्राम मोल्स की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। विलियन कितना लेना है? 1 लीटर। 1 लीटर विलियन में, या मैं इसको यू भी कह सकता हूं, 1 लीटर विलियन को मैं क्या बोल सकता हूं? इकाई आयतन। क्या बोल सकता हूं? इकाई आयतन। ठीक है ना? तो किसी विलियन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ के ग्राम मोल्स की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। यानी मोलरता जो होती है वो क्या हो गया? ग्राम मोल हो गया। ठीक है ना? और बटे क्या है? 1 लीटर यानी आयतन। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया मोल्स N, और ये क्या हो गया? आयतन V, जो कि अपने इसमें लेना लीटर में। तो अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं तो इकाई क्या हो गई? ग्राम मोल लीटर इनवर्स। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ग्राम मोल तो ग्राम मोल है ही। अगर आप चाहो तो सीधा मोल भी लिख सकते हो। मैंने सीधा इसको मोल लिख दिया। अपॉन में क्या हो जाएगा? आयतन है तो किस में आ जाएगा? लीटर में। तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। बोलो बात सही है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? मोल कैसे निकालते हैं, N कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार आपको दिया हुआ होगा। ठीक है ना? ग्राम में भार, भाग किसका लगाते हैं? मोलर द्रव्यमान का। किसका लगाते हैं? मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई, इसको मैं स्मॉल w कह दूं, इसको मैं क्या बोल दूं? mw। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा, इसको यहां रखो, तो मोलरता क्या हो जाती है? ग्राम में भार बटे अनुभार इंटू आयतन। ये ध्यान रखना है, लीटर में लेना है। अगर मान लो कि आपको कभी आयतन जो है लीटर में ना दिया जाए, तो अपन क्या बोलेंगे? ग्राम में भार बटे अनुभार इंटू आयतन। अगर ml में है तो मैं इसको लीटर में बदलूंगा, तो मुझे इसमें 1000 का भाग लगाना होगा, और वो 1000 कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बात सही है? तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के काम आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, नोट करने वाली बात। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है? अगर आपको बोल देते हैं मोलर विलियन, क्या बोल देते हैं आपको? मोलर विलियन, मोलर सॉल्यूशन, दैट इज 1m, 1m होगा। अगर आपको बोल देते हैं सेमी नॉर्मल, क्या बोल देते हैं? सेमी मोलर विलियन। क्या बोलते हैं आपको? सेमी मोलर विलियन। तो वो क्या हो जाएगा? m/2। क्या हो जाएगा? m/2। आपको बोलते हैं पेंटी मोलर विलियन, तो वो क्या हो जाएगा? m/5। आपको बोलते हैं सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी से पहले डेसी। ठीक है ना? आपसे बोले डेसी मोलर सॉल्यूशन, मतलब क्या हो जाएगा? m/10। आपको बोले सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर विलियन, तो वो क्या हो जाएगा? m/100 हो जाएगा। और अगर आपसे बोलते हैं मिली मोलर विलियन, मिली मोलर विलियन, तो वो क्या हो जाएगा? m/1000। ठीक है भाई। आपसे बोले पेंटा मोलर विलियन, दैट इज 5m। आपसे बोले डेका मोलर विलियन, तो वो क्या हो जाएगा? 10m। इसका ध्यान रखिए, अपने को पता है सेमी मीन्स 1/2 होता है, पेंटी 1/5, डेसी 1/10, सेंटी 1/100, मिली 1/1000, पेंटा 5,
और डेका 10 m होता है। ठीक है भाई, तो ये सिंपल है। यहां तक आपको समझ में आया? आपको और अच्छे समझ में आएगा जब अपन इसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अपन अब इसकी प्रॉब्लम करेंगे। जब प्रॉब्लम करते हैं ना तो फिर हमें ये सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए आइए प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या कहा गया? आपको कहा गया कि 2 ग्राम कास्टिक सोडा, 2 ग्राम कास्टिक सोडा, ठीक है ना, 250 ml पानी में, नहीं, 2 ग्राम कास्टिक सोडा जल में घोलकर विलयन 250 ml बनाया गया है, 200 ml बनाया गया है। ठीक है ना, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। आगे बात समझ। आप पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कास्टिक सोडा क्या होता है। ये अपन 11th में पढ़ चुके हैं भाई, एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर में। कास्टिक सोडा मींस होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अच्छा, वैसे बोर्ड्स में क्या है, आपको क्या है, परमाणु के परमाणु भार दिए जाते हैं। ठीक है ना, बोर्ड्स में आपको परमाणु के परमाणु भार दिए जाते हैं। ठीक है भाई, लेकिन फिर भी हमें कुछ एटम्स के, कुछ परमाणु के परमाणु भार हमें आने चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। आइए, ग्राम में भार देखो, जब अपन इसका आंसर करेंगे ना तो क्या क्या दे रखा है, अगर आप ये भी लिख देते हो बोर्ड के अंदर तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक बात है। तो जैसे आपको ग्राम में भार स्मॉल w दे रखा है, कितना? 2 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 ग्राम। ठीक बात है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए होता है? अणुभार चाहिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए होता है। ठीक है, अणुभार की अपन बात करेंगे तो आपके पास NaOH है। ठीक है, तो Na का कितना होता है? 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, H का 1 होता है। टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखना, अणुभार या जो मोलर द्रव्यमान होते हैं वो ग्राम मोल इनवर्स होते हैं। ठीक है भाई, क्या होते हैं? वो ग्राम मोल इनवर्स होते हैं, ग्राम मोल इनवर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और आपको आयतन दे रखा है कितना? 250 ml दे रखा है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है मोलरता बराबर क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार इनटू आयतन ये, लेकिन ये ml में दे रखा है तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ग्राम में भार कितना है? 2, अणुभार कितना आया? 40, आयतन कितना है? 250 इंटू 1000। ठीक है, 250 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो 2/10 का मतलब क्या हो गया? 0.2। तो आपको इकाई लिखना जरूरी है, 0.2 m होता है। कैपिटल M लगा दीजिए। अगर ये नहीं लगाओगे तो आप क्या लिखना होगा? 0.2, ठीक है ना, मोल लीटर इनवर्स, या फिर आपको ये लिखना होगा। बात सही है ना? तो वैसे मुझे लग रहा है कि आपको आसानी कैपिटल M से रहेगी तो आप कैपिटल M लिखेंगे। ठीक है, मर्जी है, आप चाहे कैपिटल M लिखें चाहे मोल लीटर इनवर्स लिखें। बात ठीक है ना भाई? चाहे तो मोल लीटर इनवर्स, इकाई लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल है। आपको विलय का भार दे रखा है, अणुभार में पता हो जाता है और आयतन आपको दिया जाएगा, मूलता आपकी यहां से ज्ञात की जा सकती है। बात ठीक है? ठीक है। अच्छा, अपन क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पे और करते हैं। ठीक है ना, इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको दिया गया, ठीक है, एक प्रॉब्लम दी गई है, H2SO4 है, इसे अपन क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। आगे बात समझ में। या इसे अपन क्या बोलते हैं? गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, गंधक का अम्ल। ठीक है ना, या इसे अपन बोलते हैं अम्लों का राजा, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आपसे कहा जा रहा है कि H2SO4 जो है इसका डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाना है, डेसीमोलर H2SO4 का। ठीक है, क्या कहा गया है आपको? डेसीमोलर H2SO4 का, ठीक है ना, 200 ml, ठीक है, डेसीमोलर सांद्रता वाले H2SO4 का 200 ml विलयन बनाने के लिए, 200 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा ज्ञात कीजिए। आवश्यक मात्रा ज्ञात करो। आवश्यक मात्रा किसकी ज्ञात करनी है? H2SO4 की। अरे भाई, विलय H2SO4 ही तो है, तो आपको उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो देखो, हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
मूलता बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू आयतन। ml दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुणा। ठीक है भाई, देखो मोलर कैपिटल M दे रखा आपको, डेसी मोलर, डेसी का मतलब होता है 1/10, तो हम 1/10 लिख देंगे। ग्राम में भार में पता नहीं। अणु भार क्या होता है, H2SO4 का H का होता है 1, S का होता है 32, O का होता है 16, तो 1 2 से गुणा करेंगे, सल्फर का 32 है ही, O का होता है 16, 4 से गुणा, कितना आ जाएगा 2 + 32 + 64, कितना आ जाएगा ये 98। तो यहाँ आ जाएगा 98 × 200 × 1000। बात सही है, सभी वैल्यूज अपन ने रख दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो W हमें याद करना है, W तो ये वहां चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बच गुणा हो जाएगा 98/10 × 5। ठीक है, 5 का भाग लगा दीजिए। ठीक है ना, तो 5 एकम 5, कितना बचा 4 48, 5 9 45, बचा कितना 3 30.6/10, तो कितना आएगा 1.96 ग्राम। यानी अगर आपको H2SO4 का 200 ml विलियन डेसीमोलर सांद्रता का बनाना है तो आपको वास्तव में H2SO4 का कितना भार लेना होगा, 1.96 ग्राम भार लेना होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दो तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, किसकी, मूलता की बन जाती है। आगे ना समझ में? ठीक है, अगला आता है आपका नॉर्मलता। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मूलता। नेक्स्ट है आपकी नॉर्मलता, इसे अपन बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, वो की वो डेफिनेशन है पिछले वाली। विलियन लेना है आपको 1 लीटर। कितना लेना है आपको? 1 लीटर। 1 लीटर विलियन में घुले हुए किसी विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। हमें क्या लेना है यहाँ पर? ग्राम तुल्यांक लेना है। ठीक है भाई, ग्राम तुल्यांक की संख्या, वो की वो परिभाषा है। पिछली बार ग्राम मोल्स की संख्या थी, इस बार ग्राम तुल्यांक की संख्या है। ठीक है भाई, यानी नॉर्मलता बराबर क्या हो गया? ग्राम तुल्यांक, ठीक है, अपॉन में आयतन, यानी वो लीटर में। तो जो इसकी इकाई हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक को अपन तुल्यांक ही लिख दें, तो तुल्यांक लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर ऊपर आएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो नॉर्मलता की इकाई क्या होगी? तुल्यांक लीटर इनवर्स। बात सही है ना? चलिए, अच्छा जो ये ग्राम तुल्यांक निकालते हैं ना, ये अपन कैसे निकालते हैं? तो आपको वही ग्राम में भार दिया हुआ होगा। ग्राम में भार क्या होता है? स्मॉल w। इस बार अणु भार की जगह क्या आता है? तुल्यांकी भार। क्या आता है? तुल्यांकी भार। इसे अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से। तो इस वाली वैल्यू को यहां रखिए तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा n बराबर ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में। और अगर आपको ml में दिया जाता है तो ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन, अगर ये ml में है तो लीटर में बदलोगे तो आप 1000 का भाग लगाओगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये तुल्यांकी भार, अणु भार तो चलो ठीक है निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नोट करने वाली बात है। ठीक है, तो जो तुल्यांकी भार होता है ना, तुल्यांकी भार यानी ई जो होता है वो अणुभार, अणुभार यानी mw अपॉन होता है वैलेंस फैक्टर। इसको अपन बोलते हैं संयोजकता गुणांक। क्या बोलते हैं? संयोजकता गुणांक। यानी फॉर्मूला क्या हो गया? E = mw/vf। ये हो गया। सब तुल्यांकी भार समझ में नहीं आया, आपने यहां पर बैलेंस फैक्टर वाली बात निकाल दी नहीं। तो ये बैलेंस फैक्टर कैसे निकाले हम? ये प्रॉब्लम कर जाएगा। तो बेसिकली हमें बैलेंस फैक्टर समझना है। अगर हमें बैलेंस फैक्टर समझ में आ गया तो अणु भार में भाग लगा देंगे, तुल्यांकी भार आ जाएगा। और तुल्यांकी भार समझ में आ गया तो हम उसको यहां रख देंगे तो आपकी नॉर्मलता सॉल्व हो जाएगी। बात सही है ना? तो बेसिकली हमें जो सीखना है, जो जानना है, समझना है, वो क्या चीज है? बैलेंस फैक्टर है। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग टीचर्स जो हैं वो आपको बैलेंस फैक्टर अलग तरीके से निकालना बताते हैं, है ना। जैसे अगर कोई अम्ल दिया जाएगा तो उसमें प्रतिस्थापित होने वाले H+ आयनों की संख्या देखी जाएगी।
कोई क्षार है तो उसे त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या देखी जाएगी। कोई अपचायक है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने की संख्या देखी जाएगी। कोई ऑक्सीकारक है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की संख्या देखी जाएगी, है कि नहीं। तो सबके लिए अलग अलग है, अपन सबको एक में मिक्स करेंगे, उसे अपन बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बैलेंस फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास है NaCl। सबसे सिंपल एग्जांपल से लेके चलते हैं। NaCl, आपको ये अणु दिया गया है, आपको क्या करना है, इसे तोड़ना है। कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा वो उसमें एक धनायन होगा पक्का और एक ऋणायन होगा पक्का। तो आप क्या करिए, ये जो आपको NaCl दिया गया इसको तोड़िए। तो Na तो प्लस का बनता है और Cl माइनस का बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अब ऐसा मत बोलना सर ये ऐसा कैसे बन जाता है। अरे भाई ये तो अपन ने सब 11th में पढ़ रहा है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई। सोडियम पे +1 होता है, हेलिना की रब से फरियाद +1 और फिर कल बाहर आई आंटीन पर -1। ठीक है भाई, तो सोडियम का +1 हो गया और Cl का -1 हो गया। आपको किसी भी एक आयन को पकड़ना है। मैंने इस Na आयन को पकड़ लिया, पकड़ लो आगे से Na आयन को। तो आप ये देखो कि इस बंदे ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो NaCl का बैलेंस फैक्टर हो गया 1। काम खत्म। NaCl का बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए Na+ आयन बना है। आगे बात समझ? नहीं सर आप उसको क्यों देख रहे हो, हम तो इसको देखेंगे। आप तो इसको देख के बताओ। अरे इसको देख लो, Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? 1। तो बात वही निकल के आ गई। तो चाहे तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख लो, चाहे त्यागे गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को देख लो, बस हमें तो किसी एक को देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया, यानी इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 1। यानी अगर इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसके अनुभार में 1 का भाग लगा देंगे। यानी ऐसे सारे अणु जिनके बैलेंस फैक्टर 1 होता है उनका तुल्यांकी भार और अनुभार सेम निकल के आता है। आगे बात समझ में? ठीक है। अगला देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूं NaOH, तो हमें पता है Na पर तो प्लस होता है, OH पर -1 होता है। तो वापस से बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। बात सही ना? 1 त्यागा गया है, 1 लिया गया है। मैं आपको HCl दे दूं, एसिड आ गया, यहाँ पर H+ का बनेगा, Cl- का बनेगा। यानी यहाँ पर भी बैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 1 दिया गया है, 1 लिया गया है। आगे देखिए मैं आपको देता हूं H2SO4। यहां पर हमें पता है H पर प्लस होता है और सल्फेट क्या होता है? 2-। ठीक है भाई, सल्फेट क्या होता है? ये सब आप लोगों ने 11th में रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो। रिडॉक्स चैप्टर था हमारा, उसमें अपन ने पढ़ रखे थे कि कौन कौन से आयनों पर कौन कौन सा आवेश होता है, ये आपको आना चाहिए। बात सही है ना? तो सल्फेट पर -2 है, तो सर चार्ज तो बैलेंस हुआ ही नहीं। यहाँ तो -2 है, यहाँ पे +1 है। अरे भाई हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2, तो इसको 2 से गुणा कर दो। यानी एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 देंगे। यानी बैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। या मैं इसको नहीं देखूं तो मैं इसको देखूं, सल्फेट ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं? 2। यानी इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया? 2। यानी अगर H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाला जाएगा तो इसके अनुभार में 2 का भाग लगाया जाएगा। बात सही है? मैं आपको देता हूं H3PO4 देता हूं, ठीक है ना भाई। फॉस्फोरिक एसिड है, H+ का होता है और हमें पता है फॉस्फेट पर कितना होता है? -3 होता है। अब H के परमाणु 3 है तो 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 दिए गए, 3 लिए गए, बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया इसका। बोलो बात सही है कि नहीं? ठीक है। मैं आपको देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम पर 2+ होता है, कार्बोनेट पर 2- होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सब पर प्लस का 2 होता है। 2 दिए गए, 2 लिए गए, कितना हो गया बैलेंस फैक्टर? 2 निकल के आ गया। मैं आपको देता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं क्या दे रहा हूं आपको? एल्यूमिनियम सल्फेट। तोड़ो तो एक क्रॉस हो गया, 3 है, इस पे जाएगा, 2 इस पे जाएगा। एल्यूमिनियम पर 3+ होता है और सल्फेट पर 2- होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? सर हमें तो नहीं पता, नहीं होता। अरे भाई पता तो करना पड़ेगा। सल्फेट पर तो -2 होता है और सर एल्यूमिनियम पर, अरे भाई बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम पर ध्यान करो बेटा, अगर वो बैंगन आलू गाजर थली सब पर प्लस का 3 होगा। भाइटम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 त्यागे जाएंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो सल्फेट पर -2 क्यों आएगा? यूं समझ लो कि सल्फर क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन का होता है -2, तो ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 है, तो 4 दूनी -8, तो ये प्लस का 6 और ये -8, कुल मिला के कितना हो गया? -2। यूं समझ लो। वैसे डायरेक्ट लर्न कर लो, जैसे सल्फेट है, फॉस्फेट है,
ऑक्सिलेट है। चलो अगर मान लो बाय द वे नहीं भी है तो इस तो अपन आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे, 9th लेसन आएगा, उसमें वापस से आएगा, रिडॉक्स वापस से रिपीट होगा, हम वापस से सारे आयंस पर किस पर कितना कितना आवेश होता है सब पढ़ लेंगे, सब आ जाएगा, आपको टेंशन मत करो, सब आ जाएगा। ठीक है भाई। तो लेकिन सर आवेश तो बराबर हुआ ही नहीं, एल्यूमिनियम के परमाणु 2 हैं तो 2 से गुणा करो, सल्फेट के अणु 3 हैं तो 3 से गुणा करो, तो 2 3 6 आगे गए, 3 दूनी से 6 ग्रहण किए गए, वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। बात सही है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया जाए आप उसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना। किसी भी एक आयन को पकड़ लीजिए कि किसी धरायन ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या ऋणायन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, वो हो जाता है उसका बैलेंस फैक्टर। आ गया समझ में। बस अब अपन इस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आओ। चलिए देखिए प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, वही वाले प्रॉब्लम करते हैं। आपको 2 ग्राम क्या दिया गया था, कास्टिक सोडा, ठीक है, पानी में घोला था और आयतन कितना बनाया गया था, 250 ml। नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, ग्राम में भार तुल्यांक की भार इंटू आयतन, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। ग्राम में भार कितना है 2, आयतन कितना है 250 इंटू 1000, तुल्यांक की भार नहीं पता, हमें पता है NaOH, कहां से थोड़ा होता है NaOH, Na प्लस बनता है OH माइनस बनता है, यानी बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1। तुल्यांक की भार निकालेंगे, अनुभार बटे बैलेंस फैक्टर, अनुभार इसका होता है 40 बटा 1, कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे वही 40 है, ये 4 से काटेंगे, 10 से काटेंगे, 0.2 N लिखेंगे या फिर अपन लिखेंगे 0.2 ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, क्योंकि इकाई लगाना बहुत जरूरी है। या तो कैपिटल N लिख दो या तुल्यांक लीटर इनवर्स लिख दो। वैसे मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या पसंद आया होगा, आपको N पसंद आया होगा। कौन इतना बड़ा लिखेगा, डायरेक्ट अपन कैपिटल N। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। बात ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। नॉर्मलता के लिए अपने को बैलेंस फैक्टर पता होना चाहिए भाई, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब अपन एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा चलो न्यूमेरिकल करने से पहले एक और वापस से वही चीज, ठीक है ना, वापस से वही चीज, कौन सी, वही नोट। जैसे आपको बोले नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आएगा 1n, आपको बोले सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा n/2, आपको बोले पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा n/5, आपको बोले डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आएगा n/10, आपको बोले सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आएगा n/100, आपको बोले क्या बोले आपको मिली नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा n/1000, आपको बोले पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आएगा 5n, आपको बोले डेका नॉर्मल सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा 10n। बोलो बात सही है कि नहीं। अब प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है भाई, आपको कहा गया है कि H2SO4 का क्या बनाना है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बनाना है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। किसमें बनाना है, 200 ml सॉल्यूशन। किसे बनाना है, 200 ml विलियन में। ठीक है ना, आपसे कहा गया है कि सेंटी नॉर्मल सांद्रता वाले H2SO4 का 200 ml में विलयन बनाने के लिए H2SO4 की आवश्यक मात्रा क्या होगी, ये तो वापस से देखेंगे। हमें पता है ग्राम में भार बटे तुल्यांक की भार इंटू आयतन, ml में है तो 1000 से गुणा, ग्राम में भार हमें नहीं पता, आयतन 200 है, ये 1000 है ना, n दे रखा है, सेंटी का मतलब है 1/100, हमें e नहीं पता। तो H2SO4 है, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 तो H प्लस का और सल्फेट 2 माइनस, यानी बैलेंस फैक्टर कितना आ गया 2। तुल्यांक की भार निकालोगे, अणुभार बटा 2, 98 होता है अपॉन 2, कितना आ गया 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स। W निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 यहाँ और 5 गुना 100 नीचे, 5 का भाग लगा लो 49 में, 5 9 45, रिमेनिंग 4, 5 8 40 अपॉन 100, कितना आ जाएगा 0.098 ग्राम। यानी इतना अगर आप घोल दोगे तो H2SO4 का कौन सा बन जाएगा, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन 200 ml में। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है भाई, बात आती है फॉर्मूला की, ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो हमारे
2 लेक्चर खत्म हो गए हैं आपके विलियन के। इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। ठीक है भाई, आपको अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।